हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड ऑफ बायोपोलरिटी। वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा सीबीएसई की न्यूली सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एंड ऑफ बायोपोलरिटी। तो बायोपोलरिटी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बायोपोलरिटी का मतलब क्या है। ठीक है, पता ही नहीं होगा तो बताओगे कि बायोपोलरिटी का एंड हुआ कैसे। बायोपोलरिटी का दो ध्रुवीयता, मतलब वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर को बायोपोलरिटी टर्म से डिनोट किया गया है। दो सुपर पावर कौन सी? यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, इन दो सुपर पावर्स को डिनोट किया गया है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें तो जो एंड ऑफ बायोपोलरिटी है उसका देखो मतलब ये है कि जब ब्रेकिंग जो होती है वॉल ऑफ बर्लिन की जो वॉर होती है उसको जो तोड़ा जाता है 9 नवंबर 1989 को 1962 को बनाया गया था। ये कोल्ड वॉर की इनिशिएटिव तरीका होता है, इसमें हम मान सकते हैं कोल्ड वॉर के एंड की शुरुआत होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 में जो सोवियत यूनियन था वो ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया था और कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर क्या होता है? क्रिसमस। उस दिन को सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट ऑफिशियली कर दिया गया था। उससे पहले हो चुका था, बाल्टिक स्टेट पहले निकल चुके थे, सीआईएस फॉर्म हो चुकी थी। और ये बायोपोलरिटी का एंड तो आप समझ सकते हो, कोल्ड वॉर का एंड तो 9 नवंबर के बाद शुरू हो चुका था। कंट्रीज ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया था, बट ऑफिशियली रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो एंड है सोवियत यूनियन का वो हमारा 25 दिसंबर 1991 को हो चुका था। सोवियत यूनियन क्या, सोवियत यूनियन है क्या? तो जो सोवियत यूनियन जिसको हम पढ़ रहे हैं, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका जो बर्थ होता है वो कब हुआ? 1917 में होता है, अंडर द रशियन रेवोल्यूशन, जिसको लीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन। ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है रशिया के अंदर, ठीक है ना, जो और ये इंस्पायर्ड होता है सोशलिज्म के, जो कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म होता क्या? अगर हम बात करें सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म मतलब समाजवाद, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। तो समाजवाद में क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए सोचा जाता है। गवर्नमेंट जो होती है वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, जो इंटरप्राइजेस होती है सबको, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है पब्लिक के लिए होती है, स्टेट कंट्रोल करता है। और कैपिटलिज्म इसके अपोजिट जो फ्रीडम होती है वो प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज में। इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंट होती है वो होती है। अब एक दूसरा टर्म ये डिनोट किया जाता है कि मैक्सिमम कंट्रीज में जहाँ सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं होती है। मतलब डेमोक्रेसी सोशलिज्म डायरेक्टली इन अपोजिट हो जाते हैं कि कैपिटलिज्म का पार्ट डेमोक्रेसी है। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो व्लादिमीर लेनिन जो फाउंडर होते हैं जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन की थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, यही पार्टी थी जो अंडर द मतलब 1991 तक रूल ओवर करती है। जो लीडर भी होते हैं रशियन रेवोल्यूशन के, वो फाउंडर होते हैं यूएसएसआर के और प्रैक्टिस में मार्क्सिज्म के। ठीक है, और सोच होते हैं जो कम्युनिस्ट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके सोर्स भी होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1944 टू 48। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर होता है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। जो सोवियत यूनियन होता है, सोवियत सिस्टम होता है, वो प्राइमेसी देता है स्टेट को। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो आप कह सकते हैं कि सोवियत स्टेट्स क्या था। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है सोवियत स्टेट्स और उसके आप वो बताइए, तो इंपॉर्टेंस बताइए, तो आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सोवियत यूनियन स्टेट को प्राइमेसी देता था। जो इंस्टीट्यूशन थे वो सभी पॉलिटिकली सिस्टम जो भी था वो सब क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का अराउंड था। ठीक है, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी इसमें अलाउ नहीं थी। जो इकोनॉमी थी वो प्लांट थी, क्या पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इकोनॉमी जो थी वो प्लांट थी और कंट्रोल थे स्टेट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल वहाँ पे इकोनॉमी थी और प्लांट थी। जो सोवियत इकोनॉमी था वो डेवलप्ड था ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेक्ट यूएसए को छोड़ के। अगर हम बात करें तो जो यूएसएसआर था उसकी जो इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, बट द एंड फल्टरनेट हो चुकी थी। जो नेक्स्ट है अगर हमारे पास, अगर हम बात करें जो इसके पास जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, उसके पास एक मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। एनर्जीज रिसोर्सेज, आपको अभी भी पता होगा कि पेट्रोलियम या फिर अदर जो ऑयल्स है वो रसिया में अवेलेबल है। तो रसिया जो एक पावरफुल कंट्री इन रीजन से कारण भी है कि उसके पास एनर्जी रिसोर्स है, ऑयल्स हो गया, आयरन हो गया, स्टील मशीनरीज हो गई, इन चीज़ों के कारण भी पावरफुल कंट्री है। तो यूएसएसआर रसिया के लिए ही बोला जाता है मेन तौर से। एक 15 कंट्री का वो प्लेस था। उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो कनेक्टेड करता रिमोटेड एरिया को एफिशिएंसी के साथ। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी यूएसएसआर की वो भी वेल डेवलप्ड थी एज ए कम्पेयर टू
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सोवियत स्टेट इंश्योर करता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। सो वहाँ पे क्या था कि सभी को एक बराबर इक्वलिटी के नज़रिए से जाना था। तो सबके लिए गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि जो भी बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है लाइफ का, मतलब कि सैनिटेशन की व्यवस्था, हेल्थ की, एजुकेशन की, तो इन चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे गवर्नमेंट थ्रू प्रोवाइड करवाती थी। गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी किन चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती थी ताकि लोगों को इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा खर्चे ना करना पड़े। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी। सोशलिज्म कंट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है कम्युनिस्ट सोशलिज्म कंट्री के अंदर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो चाइल्ड केयर और वेलफेयर जो स्कीम थी सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट अप्रूव थी। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, मतलब फुल्ली एम्प्लॉयमेंट कंट्री थी यूएसएसआर ड्यू टू द सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सिस्टम। जो क्योंकि इकोनॉमी देखो कंट्रोल करती है स्टेट के थ्रू, ठीक है। जो डोमिनेंट फॉर्म था ऑनरशिप लैंड का, स्टेट ऑनरशिप का, मतलब जितने भी मैक्सिमम जो एरिया था वो किसके अंदर था, वो स्टेट के, मतलब कंट्री के गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्टिव एरिया होता है, जो प्रोडक्टिव एसिड्स थे वो ओन और कंट्रोल किया जाता है सोवियत स्टेट्स, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही ओन किए जाते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं थी। सोसाइटी थी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सभी बराबर है, सभी सही है। इसी बेस में जो सोवियत यूनियन था उसकी सोसाइटी बन रही थी। अगर हम बात करें रीजन्स कि सोवियत यूनियन रीज़न क्या है कोलैप्स होने का, वो रीज़न क्यों हो गया, कुछ तो रीज़न रहा होगा, ऐसे तो हुआ होगा नहीं, तो वो रीज़न क्या थे। अब देखो रीज़न अगर हम पढ़ें तो जो सोवियत सिस्टम होता है वो वेरी ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया था, बहुत ही लेवल वाइज हो चुका था, जिसके कारण जो डिफ़िकल्टी हो गई थी सिटीजन्स के लिए क्या रहना, यहाँ पर चीज़ों को अपने पैशन को फॉलो करना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। डेमोक्रेसी का लैकनेस और अब्सेंस ऑफ फिल्टर। अब जो लोग हैं वहाँ के उनको डेमोक्रेसी अवेलेबल नहीं थी, जो तो डेमोक्रेसी की कमी के कारण, और उनको बोलने की फ्रीडम भी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं थी, जिसके कारण वो परेशान हो चुके थे। भाई किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो कैसा रहेगा। इसीलिए इसके कोलैप्स होने का एक प्रोमिनेंट रीज़न ये भी है। वन पार्टी सिस्टम था, अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, बैन थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की, उसका जो कंट्रोल था, ग्रिप थी, टाइट ग्रिप थी किसके अंदर, सोवियत यूनियन के इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उसके कारण लोगों को उनसे भरोसा उठ चुका था, लोग परेशान हो चुके थे, जिसके कारण ये कोलैप्स हो गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अकाउंटेबल नहीं थी पीपल्स के लिए, मतलब जो वहाँ की जनता है उनके लिए कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि वो देखो डेमोक्रेसी वहाँ थी नहीं। क्या था कि हम पता है कि हमारी सरकार है तो हम क्यों लोगों के लिए सोचेंगे, तो एक्स्ट्रा जितना देर ठीक है। जो फंक्शन कर रहे थे डिक्टोरियल मैनर, तानाशाह के रूप में, तानाशाह के रूप में वहाँ पे सरकार काम कर रही थी। अगर हम जो पार्टी रिफ्यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइज करना जो और जो डिफरेंट रिपब्लिक्स है उनके कल्चरल अफेयर्स को लेके, पार्टी ने साफ मना कर दिया कि आपको कोई भी पॉइंट्स ऑफ ग्रोइंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो कल्चर है वो है तो आपके तक ये बात खत्म, उसको कोई वाइल्ड जो कंट्री वाइड लेवल है उस पर अलाउंस नहीं मिलेगा। तो रशिया का डोमिनेंस जो था ऑल ओवर द एथनिक ग्रुप्स वो इंक्लूड हो चुका था, हाई लेवल पे पहुंच चुका था। जो हॉल पीपल्स थे और जो रिलीजन के फेस थे वो अपने आप को थोड़ा दबा हुआ और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। और जो नेशनलिज्म, आपको पता राष्ट्रवाद जब भावना जब उगती है तो क्या क्या हो सकता है आपको पता ही है। इंडिया देखो कैसे इंडिपेंडेंस हुआ, तो डिज़ायर जो सोवेरिटी की इच्छा और वो जागी, और नेशनलिज्म की इच्छा जागी, जिसके कारण कि इसका एक कोलैप्स हुआ है। अगर हम बात करें आर्म रेसेस, तो यूएसए के साथ जो आर्म रेसेस चल रहे थे यूएसएसआर के, अननेसेसरी देखो क्या कि सोवियत यूनियन कर दिया दोनों देशों ने। उसके बाद क्या है कि भैया खतरा है, कोल्ड वॉर चल रही, तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं है बट इनडायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं, जिससे कारण को अपने नए नए हथियार बनाने पड़े। अब भैया तुम्हारी इकोनॉमी क्या है, स्टेट कंट्रोल्ड है, इतना तुम्हारे पास जनरेशन है नहीं, पहले तुम खर्चा लाखों का कर रहे हो, ऊपर से अब इन चीज़ों को बनाने में खर्चा कर रहे हो, तो पैसा कहाँ से बचेगा। तो जिससे कारण इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होता गया, रिसोर्सेज किस में लगे, औजार बनाने में, हथियार बनाने में, और इकोनॉमी फेडरेट होने लग गई। जो सोवियत यूनियन देखो था, अब क्या दिक्कत है कि सोवियत यूनियन के साथ क्या कि वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया। सब कुछ बनाता है, पिन से लेके कार तक सब कुछ बनाता है, बट टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन में पीछे रह गया, ठीक है, एज ए कम्पेयर टू वेस्ट। और जो इकोनॉमिक डिस्टेंस था लोगों के बीच, वो इसके कारण एक इम्पोर्टेंटली बढ़ गया कि वो सोचने लगे कि भैया वहाँ के लोग ऐसे देखो क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनके पास, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने अपनी ही कंट्री के ऊपर सवाल उठाने खड़े कर दिया, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाने
खड़े कर दिए। जो अफगानिस्तान इन्वेशन था 1979 में, अभी अफगानिस्तान में कौन है? तालिबान है। उससे पहले अमेरिका था, ठीक है। तो 1979 में क्या हुआ कि इसने इन्वेंट किया, जिसने इस सिस्टम को वीकेंड कर दिया, मतलब कमज़ोर कर दिया। जो वेजेस थे भैया वो बढ़ते गए, लोगों को तनख्वाह देनी है वो बढ़ती गई। अब जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो घटती गई, टेक्नोलॉजी और जो पहले की वो सब कम है, ठीक है ना। ग्रोथ तो बहुत कम है और वेजेस बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक तो स्टैग्नेंट होगी ये कन्फर्म है। इसलिए कारण ये कोलैप्स हो गया। दूसरी बात क्या कि तो वहाँ शॉर्टेज था किस चीज़ का? कंज्यूमर गुड्स का होने लगा। जो फूड हो गया वो इम्पोर्ट होना शुरू हो गया। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा तो इकोनॉमिक मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर अनबैलेंस हो जाएंगे तो कंट्री का फॉरेन रिजर्व ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आपका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, इम्पोर्ट नहीं इम्पोर्ट आप करे जा रहे हो, तो जिससे क्या होगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो रशियन करेंसी जो भी है या होम करेंसी डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। डिक्रीज का मतलब नहीं कि वो $1 एक रुपये का हो जाएगा, नहीं, $1 80-90 100 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1970 की इकोनॉमी बहुत स्टैग्न हो चुकी है, थकी हो चुकी थी। मिखाइल गोर्बाचेव एक प्रोमिनेंट एक टॉपिक है। ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। इनके यही जो होते हैं इन्हीं के शासनकाल के अंदर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें मतलब कुछ हरकतें होती हैं और जो ये सोवियत यूनियन है वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर बोरिस येल्त्सिन होते हैं वो सुपर कॉप एमर्ज होते हैं, वो जो कॉप को झेलते हैं और उसके बाद ऑफिशियली इसको रिपब्लिक कंट्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव वो तो सेक्रेटरी बनते हैं 1995 में, और जो रिफॉर्म्स को लाते हैं अलाइंग सिस्टम और बीमार सिस्टम को ठीक करने के लिए, टेक्नोलॉजी हो गई, और वो वेस्ट के साथ में रिलेशंस को भी अच्छा करना चाहते थे, डेमोक्रेटाइज रिफॉर्म भी लाना चाहते थे, ठीक है। तो गोर्बाचेव ने भाई डायरेक्ट इंटरवन नहीं किया प्रोटेस्ट के अंदर, जब डिस्टर्बेंस अक्वायर्ड हुआ कम्युनिस्टिज्म यूरोप के। ये सोवियत यूनियन को बहुत बड़ा था, ठीक है। तो ये यूरोप का पार्ट हो गया, ये एशिया का पार्ट हो गया, उसको यूरेशिया भी बोला जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो जब अगर हम इसको देखें तो जो कम्युनिस्ट और इकोनॉमी और जो अपोज किया गया, जो उनकी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो थॉट्स थे, रिफॉर्म्स थे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही मना कर देनी है, भैया ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल पसंद नहीं हमको, इनको तो आप वापस लीजिए, ठीक है। इन्होंने देखो पेपर में ये आ सकता है कि इनके दो रिफॉर्म्स होते हैं, एक पेरिस्ट्रोइका और गैलिस्नोस्ट। तो गैलिस्नोस्ट और पेरिस्ट्रोइका देखो ये ओपननेस और रिकन्स्ट्रक्शन को बोलते हैं, ठीक है। ये मेन रशियन लैंग्वेज में यूज़ किए गए, इस वर्ल्ड बुक के अंदर आपको देखोगे तो लिखा होगा। और पेरिस्ट्रोइका एक क्लास 12 का एग्ज़ाम में भी ये आया था एक बार, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पेरिस्ट्रोइका और गैलिस्नोस्ट। तो ये दो रिफॉर्म होते हैं जो ये ट्राई करते हैं। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं आपको, तो जो इनके दो रिफॉर्म ये होते हैं कि ये चाहते थे कि ये अपने रिलेशंस को मतलब कंट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करें इकोनॉमी को, और ओपननेस लाए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, और वेस्ट के रिलेशंस को अच्छा करें। ये इनके मेन प्रोमिनेंट थे। अगर हम बात करें रिजल्ट, आज हमने क्या बात की, कॉजेज मतलब कि रीज़न कहते हैं उसके डिसॉल्व होने का, डिसइंटीग्रेट होने का। अब हम बता रहे हैं आपको कि रिजल्ट क्या हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद की कहानी क्या है। जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गई अब, ठीक है, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, जो आइडियल कॉन्फ्लिक्ट वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रसिया भी अब एक दोनों फ्रेंड बन चुके थे, रसिया एंड यूएसए। अभी है नहीं, मतलब डायरेक्ट फ्रेंड नहीं बट इनडायरेक्टली फ्रेंड है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली दुश्मन भी नहीं है, तो इससे हम मान सकते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया यूएस की हेजमोनी का, हेजमोनी मतलब पावरफुल, ठीक है, जिसका प्रभुत्व बढ़ जाता है किसी भी देश का वगैरह किसी भी चीज़ का। तो यूएसए एक हेजमोनी के साथ जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, इसको बायपोलर मतलब दो, यूनिपोलर मतलब सिंगल, ठीक है। जो आर्म रेसेस था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ थी पावर चेंजेस की और न्यू पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर की वो हो चुकी थी शुरू। अगर हम उसके बात करें जो कोल्ड वॉर जो एंड था वॉर्सो पैक्ट का, वॉर्सो पैक्ट क्या था, देखो नाटो किसने बनाया, नाटो बनाया अमेरिका वालों ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अपोजिंग में यूएस ने बनाया था वार्सो पैक्ट को, 15 कंट्रीज से मिलकर बनाया था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो पावर रिलेशन था वर्ल्ड का चेंज हो चुका था। यार देखो दो जो पावर खत्म हो चुके, तो अगर दो पावर है आपके पास, ठीक है, ये तो आप इस तरह ये इस तरह गए, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, तो कुछ कंट्रीज सोशलिज्म की तरफ गए, कुछ कैपिटलिज्म की तरफ गए। ऐसा जब जैसे ही यूएसएसआर ख़त्म हुआ, उनके पास ऑप्शन क्या बचा, अमेरिका, क्योंकि वही अब एक डोमिनेंट कंट्री है। अगर किसी कंट्री को हेल्प चाहिए अमेरिका के पास जाएगा, तो पावर रिलेशन कंट्री के अंदर चेंज हो गए, ठीक है।
जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, गैप आना भूलिए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका था इंटरनेशनली, ठीक है। जो डब्ल्यू बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो डब्ल्यू बैंक को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट। ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, पॉलिटिकल साथ ना है, पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पॉइंट शॉक थेरेपी क्या भैया? शॉक थेरेपी देखो नाम से आपको लगा रहा होगा कि जिससे आपको पता है कि एक शॉक थेरेपी दी जाती है मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर, ऐसा तो अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल टर्म में, तो जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो एक न्यू जो लोग थे वहाँ के, उनको क्या न्यू पैटर्न मिला ट्रांजिशंस का, ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम्स के लिए, जो कि वेरी पेनफुल प्रोसेस थी उनके लिए। ये वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जो को सपोर्ट किया गया था, उन्हीं के थ्रू उसको लाया गया था, ठीक है। जो न्यू कंट्रीज वर्ल्ड बैंक और IMF के पास ही आई थी मनी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाजू उसमें टोटल शिफ्ट होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से की तरफ, सॉरी, ठीक है, जो सोवियत पीरियड में थी। जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, डोमिनेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी का, वहाँ क्या था, स्टेट ओनरशिप था या प्राइवेट ओनरशिप हो चुका था। इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो प्राइस कंट्रोल की एंडिंग हो जाती है, मार्केट प्राइस में चीज़ होती है, लिबरेशन मिल जाता है, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक की ओन जो इंस्टीट्यूशंस का क्या इसको जो होता है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ओल्ड सिस्टम जो वेलफेयर का होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजमेंट हो जाती है, फूड सिक्योरिटी चेंज हो जाती है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है, स्टेट कंट्रोल से वो फ्री मार्केट पे आ जाती है, ठीक है। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या वैसे देखो, इससे कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो जो कलेक्टिव फार्म होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्म के बजाय। जो प्राइवेटाइजेशन था स्टेट्स कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस का और एसेट्स का, वो कर दिया गया। जो पहले ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू अपनाए जाते थे उनको पब्लिकली कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। इंडस्ट्रीज को देखो सेल कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज को, जिसको वर्ल्ड में गैरेज सेल बोलते हैं। इसका मतलब देखो क्या होता है, गैरेज मतलब क्या होता है, तो जब जो वैल्यूज़ थी किसी इंडस्ट्रीज की अगर 100 रुपये करोड़ तो उसको भैया 10 करोड़ में बेच दिया गया। इसको तो कूपन्स बेचे गए थे पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वह इतनी गरीबी थी, जो कूपन्स थे लोगों ने ब्लैक्स में बेचे। किनको? नॉर्मल वीक इंडस्ट्रियल्स को। माफिया राज देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, इसके अंदर पॉइंट 8 होगा, माफिया राज भी इंक्लूड हो गया था। और जो पॉवर्टी थी वो लार्ज स्केल पे आ चुकी थी। अब आप लिख सकते हो वहाँ पे सब चीज़ों को जो यहाँ पे मैंने बता रखे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन आप इनको भी लिखिए, आप इनको भी लिखिए, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। तो इसलिए मैंने इस वाले पार्ट में जो चीज़ें थोड़ा कम रखा, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या थी, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, ठीक है ना। ऐसे ईजी कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता इतनी खतरनाक तरीके से, ठीक है। एक बड़े लेवल पर कोई चीज़ है उसे ख़त्म, उसमें एक पॉइंट क्रिएट जरूर करेगी। अब रसिया की बात करें, 2 रिपब्लिक से चेचा और दागिस्तान, वो देखो वॉरेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वॉरेंट होता है। और अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, पॉइंट ना भूलिए कि ये अलग जो सेकंड पॉइंट है, तो सेंट्रल एशिया जो होता है कजाकिस्तान में क्या होता है, वो सिविल वॉर वो झेलता है 10 साल के लिए टिल 2001, ठीक है। 2001 तक वहाँ पे सिविल वॉर चलती है। कहाँ? कजाकिस्तान में। आर्मेनिया के अंदर कुछ जो ट्राइब्स होती हैं वो अजरबैजान से आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नागारो कालाबक्स होते हैं और वो सिजर ज्वाइन करने को ईस्टर्न यूरोप को। अब जिससे कारण क्या होता है, जुलाई 2020 तक इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में जो चेंज ऑफ स्लोवाकिया होते हैं वो पीसफुल चेंज और स्लोवाकिया में डिवाइड हो जाते हैं 2 कंट्रीज़ के अंदर। जो बेल्टिक रीजन होते हैं 1991 में को पता है कि ये अलग हो चुके थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, ठीक है, 3 होते हैं, बहुत ही फेमस है। ये टोटल 2004 में तीनों ही नाटो के मेंबर बन जाते हैं। 1990 में लिथुआनिया जो फर्स्टली नाटो का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। ऐसा उसके मतलब क्या, ये सारे डिसइंटीग्रेशन से पहले। अगर हम इंडिया की बात करें पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, तो क्या रिलेशन है इंडिया का? देखो इंडिया जो अपने मोस्ट ऑफ जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो कहाँ से रिसीव करता था, सोवियत यूनियन से, अब रशिया से। तो वो देखो वेरियस एग्रीमेंट होते हैं मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के, ठीक है, कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक और डेवलपमेंट रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है। सोवियत यूनियन को तो प्रॉफिट क्यों है इंडिया की? क्योंकि प्रॉफिट इसलिए है कि इंडिया उसका एक लार्जर मार्केट है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। जो प्रेजेंटली इंडिया रशिया रिलेशन है तो 5 मेजर कंपोनेंट बेस है, ठीक है। पॉलिटिक्स पे, डिफेंस पे,
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। पॉइंट यहाँ आया नहीं है बट आना चाहिए था, तो यहाँ पे हाँ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंडिया का रिलेशन है सेंट्रल एशियन कंट्री है वो कोऑर्डिनेल, ठीक है। इंडिया देखो सीकिंग एनर्जी इम्पोर्ट हो रशिया के लिए। अब तो इंडिया पेट्रोलियम ऑयल वगैरह भी रशिया से इम्पोर्ट करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि रशियन मार्केट थोड़ा धीमा पड़ा हुआ जब से यूक्रेन वाली लड़ाई चल रही है। जो रिपब्लिक कजाकिस्तान का तुर्कमेनिस्तान से उनकी भी पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही ऑयल फील्ड के अंदर। और स्पेस टेक्नोलॉजी जो बेस्ड अपन है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। तो म्यूचुअल ट्रस्ट में दोनों की तरह ट्रस्ट कर जाएगा और बेनिफिशियल कोऑपरेशन में दोनों को फायदा होगा, ठीक है। यूएस हेजेमोनी, अब देखो ये थर्ड जो आपकी बुक के अंदर थर्ड चैप्टर है उसके कुछ प्रोमिनेंट पार्ट्स को सेकंड चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड कर रखा है। तो आप ये नहीं कि फर्स्ट नहीं आ रहा सेकंड भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कंबाइंड है। यूएस हेजेमोनी की अगर हम बात करें तो तीन टाइप से है, मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक, ठीक है। अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वहाँ की डेवलप्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएसए की देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिलिट्री बजट उसका वर्ल्ड में हाईएस्ट बजट है, कितना पैसा और मिलिट्री में खर्च करते हैं। और नाटो और सेंटो जैसी बहुत सारी नई नई बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रीटीज़ है, उनको अमेरिका ने साइन कर रखा है, यूएसए ने। उसके वो उसका हेड भी मेन बात है, ठीक है, उसके सारा भी वो चीज़ चलती है, इसीलिए उसकी मिलिट्री हेजेमोनी वर्ल्ड के अंदर इतनी खतरनाक है। अगर हम बात करें कल्चरल, ठीक है, कल्चरल की अगर हम बात करें तो जो ड्रेस है ब्लू जीन्स कहाँ का पैटर्न है, इंडिया का पैटर्न नहीं है। इंडिया में नॉर्मल क्लॉथ है, कुर्ता वगैरह, ठीक है। ये टी शर्ट्स हो गई, ये कहाँ से आई है, सब अमेरिका से है, वेस्टर्न कल्चर है। तो उसका कल्चरल ये दिख रहा है आपको, मैकडोनल्ड्स, हम मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, ठीक है। डोसा इडली तो इंडिया फूड है, रोटी चावल इंडियन फूड है, मैकडोनल्ड्स का क्या बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो इसलिए उसको मैकडोनल्ड्स टर्म को डिनोट किया जाता है। उसके बाद नाइट शिफ्ट में वर्क रखा होता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या डे चल रहा है, वहाँ नाइट चल रहा है। अगर वहाँ नाइट में जब कुछ काम होना होता है, डे में कुछ काम होता है, इंडिया के वर्कर वहाँ पे जो आपको पता है कि बीपीओ होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है मैक्सिमम जो इंडिया के थ्रू काम करते हैं यूएसए अमेरिका में, तो वहाँ क्या होता है कि नाइट शिफ्ट के अंदर काम किया जाता है यहाँ के अकॉर्डिंग। इसीलिए इन चीज़ों को वेस्टर्न माइंडसेट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर हम इकोनॉमिक पावर की बात करें तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी कहाँ की है, अमेरिका की है, ठीक है। फादर ऑफ एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन है, एमबीए, उसी ने स्टार्ट किया इसको, सॉरी अमेरिका। और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अमेरिका के अंडर आती है, ठीक है। कंट्रोल उनके ऊपर तो अंडर नहीं बोलेगा, कंट्रोल उनके ऊपर अमेरिका का पूरा है। अगर हम थोड़ा सुंदर पॉलिटिकल पे जोड़ दें तो वही आपको पता है कि हमारा क्या यूएनओ वो भी थोड़ा अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो वर्ल्ड लेवल में पॉलिटिकल तो वही मेन है, ठीक है, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड नहीं है। जो नेक्स्ट है हमारा यूएस की मिलिट्री एक्शन जिसने क्या प्रोमिनेंट बनाया, देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में क्या हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो इराक होता है ना, इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो 34 जो कोएलिशंस होती हैं मिलिट्री कंट्रीज की, वो गई इराक पे हमला करने के लिए, कुवैत से निकालने के लिए विद द परमिशन ऑफ यूएनओ, ठीक है। 6 लाख से ज़्यादा सैनिक इसमें युद्ध में गए थे। अगर हम बात करें ऑपरेशन इन्फाइनाइट रेस तो 1991 में हुआ था। ये हुआ था अलकायदा सूडान और तंजीम। मतलब क्या था कि जो बिल क्लिंटन होते हैं प्रेसिडेंट उस टाइम यूएसए के, तो वो क्या करते हैं कि जो आतंकवादी हमले हो रहे थे अलकायदा वगैरह के, तो उनके खिलाफ वो एक मिलिट्री जो होता है ना एयर स्ट्राइक करते, तो उसे एयर स्ट्राइक बोले जब सूडान के एरिया में और तंजीम के इलाके में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम 9/11 जो होता है, थोड़ा अलग हो गया, अफगानिस्तान उसको अलग तरीके से लेंगे, ठीक है। 9/11 हमला जो होता है कहाँ पे, यूएसए में जो होता है 9/11 मतलब 11 सितंबर, ठीक है। तो 4 जो एरोप्लेन्स होते हैं वो डलवाए जाते हैं आतंकवादी तालिबान आतंकवादी इनके अकॉर्डिंग। तो उनके जो अपोजिट में उसके बाद क्या होता है ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम में कि जो यूएसए होती है वो अफगानिस्तान में जाके तालिबानियों को भगा देती है, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हटा देती है, वहाँ से निकाल देती है और उसके बाद वहाँ पे रूल करे 2020 तक। आपको पता 2020 में थे तालिबान वापस से अफगानिस्तान उन्होंने कॉन्क्यूर कर लिया। ये पैटर्न ये कि 9/11 यूएसए में हुआ था, अफगानिस्तान में उन्होंने मिलिट्री अमेरिका ने की थी, ठीक है। तो इसको पॉइंट को डायरेक्ट मत ले लेना, अलग अलग पॉइंट है दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, सेकेंड गल्फ वॉर को 2003 में ये हुई थी, जॉर्ज W.S. बुश सेकेंड के रूल में हुई थी।
तो जब इराक के अंदर मतलब एक डब्ल्यू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WSD मिले थे बहुत ज़्यादा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WSD होता है। तो ये इनकी इनको सूचना मिलती है कि है अमेरिका की तरफ से। मेन रीज़न इसका ये भी होता है कि वहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज से, तो उससे चक्कर में गए। इसको UN ने परमिशन नहीं दी थी, फिर भी वहाँ गए और वहाँ पे बहुत पता किया कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी हमले हैं कि नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा टाइम है वो अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन, बट एक नॉर्मली आ सकता है कि ये क्यों पॉपुलर था, कहाँ पॉपुलर था, इसका दो रीज़न बताइए कि क्यों हुआ। इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी का मूवमेंट था, 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। रीज़न इसका क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी और करप्शन, ठीक है। ये मेन तो इमीडिएट काउजेस बहुत सारे थे, ठीक है। इमीडिएट अगर हम बात करें, जो मोहम्मद बजूरी था एक फ्रूट सेलर था, क्या फल बेचने वाला था। उसने अपने आप को आत्मदहन कर लिया, मतलब उसने खुद को आग लगा दी थी मेन मार्केट में ड्यू टू हैरेसमेंट ऑफ पुलिस। अब उसको भैया पुलिस के थ्रू बेइज्जत किया गया, चाटा मारा गया, उससे पैसे लिए गए, वो नहीं दे पाया, अकेला था कमाने वाला वो अपने घर में, ठीक है। इसको देखो वर्ल्ड वाइड कवरेज मिली और एक मोमेंट। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ अरब स्प्रिंग के, तो जो सारी जो कंट्रीज थी वो सक्सेस नहीं मिल पाए उन सबको, ठीक है। सबको मतलब अरब स्प्रिंग से वो नहीं हुआ कि हाँ चलो ठीक है। कुछ कंट्रीज में लीडर चेंज हुए, पीपल से अकाउंटेबल हुए। जो बन अली थे खैर तुनिशिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको रिमूव कर दिया गया और रिज़ाइन करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से। होस्नी मुबारक को देखो प्रेसिडेंट पोस्ट से ओवरथ्रो कर दिया गया इजिप्ट से। और लीबिया सीरिया में सिविल वॉर को झेलना पड़ा, यमन को भी सिविल वॉर को झेलना पड़ा, ठीक है। और अरब स्प्रिंग ये आ सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अरब स्प्रिंग मतलब पॉपुलरिटी से आगे बोल सकते हैं कि मतलब कि जो इन कंट्रीज ने ये फेस किया, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कवरेज मिला। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं, बोर्ड देंगे 2024 में, उनके हेल्प के लिए होगा। और आर्ट्स से ज्ञान के साथ बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।